Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोककुलचा.com से। नमस्कार। और आज हमारे बीच मौजूद हैं विधि प्रकोष्ठ के सूरजपुर जिला के अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सूरजपुर के और वर्तमान पार्षद। हम आज इनसे चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि एक लड़का 17-18 साल का जो चांदनी बिहारपुर के एक ग्राम पंचायत चोंगा से निकल कर आता है न्यायालय में और कहता है कि नहीं, मुझे वकील बनना है, मुझे ही करना है। उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे इस संघर्ष से एक वकालत तक पहुंचता है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सूरजपुर में जो है रहते हैं और पार्षद बनते हैं, उपाध्यक्ष दौड़ भी कहना चाहिए। हम इनसे बातचीत करते जानते हैं। जी, मैं सबसे पहले सूरजपुर की इस पावन धरा को, पावन नगरी को चरण बंदन अभिनंदन करता हूँ। इस महामाया की नगरी को प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम करता हूँ। गेबिना जी, ये बताइए मुझे आप कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मेरी प्राथमिक शिक्षा चांदनी बिहारपुर में हुई थी। मेरा ग्राम चोंगा पड़ेगा, जो बिहारपुर से 15 किलोमीटर बीहड़ जंगल में है जी। और मेरे पिताजी अनपढ़ ज़रूर थे, लेकिन उनकी अंदर ये भावना थी कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, और उस उद्देश्य से बिहारपुर चांदनी में मेरा प्राथमिक पाठशाला के एडमिशन कराए थे और 10वीं तक मेरी वहाँ शिक्षा हुई थी जी। 10वीं तक मैं वहाँ पढ़ा था। 10वीं का एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र वहाँ न होने के कारण मैं उड़गी में दिया था और उड़गी में मैं 11वीं और 12वीं उड़गी में किया था। तो आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई, आप लोग वैसे चोंगा में कहना चाहिए रहने वाले हैं आप, तो पापा मम्मी आपके करते हैं कि पापा भाई क्या करते हैं? हम 3 भाई हैं, 2 भाई मेरे से बड़े हैं जी। दोनों भाई हमारे किसानी करते हैं जी। और मेरे पापा मम्मी का देहांत हो गया है। मेरे दोनों भाई ग्राम चोंगा में ही रहते हैं और कृषि कार्य करते हैं। अच्छा, तो आपके कहना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा चांदनी बिहारपुर में हुई। जी जी जी। फिर वहाँ से आपको कहना चाहिए कॉलेज वगैरह कहाँ किया वैसे? मैं 12वीं पास किया उड़गी से, और उड़गी चूँकि छत्तीसगढ़ में आता है इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में ही करना चाहा जी। और आगे की शिक्षा के लिए मैं 89-90 में सूरजपुर आ गया जी। और यहाँ एडमिशन मैंने ले लिया। बीए मैंने यहाँ किया और बीए करने के बाद मैंने एमए अंबिकापुर से किया और एलएलबी भी अंबिकापुर से किया। अच्छा, गेबिना साहू जी, मुझे ये बताइए कि कैसे हुआ था उस दौर में 1998 आसपास जब पापा के साथ आप न्यायालय आए थे किसी काम को लेके और एक वकील फीस मांगा और पापा से डिस्कस हुआ आपका कि फीस क्या चीज़ का है? देखिए, मैं उस समय बचपना थी। मेरे पिताजी अपने एक ज़मीन केस के मामले में सूरजपुर न्यायालय में आए हुए थे। उनके अधिवक्ता श्री अनिल गोयल जी थे। मेरे पिताजी ने उनको 50 रुपये फीस जब दिया और इसी तरह से और पक्षकारों ने जब उनको फीस दिए, मैंने देखा तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये जो फीस वकील साहब ले रहे हैं ये कहीं और देंगे कि इनके पास रहेगा? तो पिताजी ने कहा, ये वकील की फ़ीस होती है। मेरे मन में उसी दिन एक जिज्ञासा आई कि मुझे भी वकील बनना है और जनता की सेवा करना है। वो मैं एक ध्येय और लक्ष्य बनाकर चला कि मुझे एक अधिवक्ता बनना है। जी। अच्छा, तो आप एक कृषक फैमिली से आते हैं जहाँ पर आज भी बिजली नहीं है? जी जी जी। आपकी पढ़ाई? मेरे मेरे गांव में आज भी बिजली नहीं है। पढ़ाई लिखाई चिमनी से, डिबरी से हुआ करती थी। अच्छा। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई बहुत ही कष्टमय हुई है और अभाव में ज़िंदगी मेरी जिया हूँ मैं। गरीबी स्थिति थी और मेरे पास न तो पढ़ाई के कोई साधन थे, न किताब खरीदने के लिए पैसे थे। बहुत ही गरीबी स्थिति रही है वहाँ। दिन में पढ़ता था, चूँकि शाम को प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी और आज भी मेरे गाँव में लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी भी। तो गेबिना जी, मुझे ये बताइए कि वो दौर जो था, आपने संकल्प किया कि मुझे कुछ करना है, जी जी, गांव से बाहर निकलना है। आपने एक अधिवक्ता थे अनिल गोयल जी जी, अनिल गोयल आपने काम किया जी। उस दिन आपने पढ़ाई भी किया जी जी। उस समय आप कैसे यहाँ रहते थे, किस चीज़ में रहते मैं यहाँ जब सूरजपुर में एडमिशन लिया तो मेरे पिताजी आकर के अनिल गोयल साहब जी को बोले कि ये मेरा लड़का यहीं सूरजपुर में कॉलेज करेगा और इसके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा है वकील बनने की। तो वकील साहब, निवेदन करूंगा कि ये लड़का पढ़ाई भी करेगा और इसको जो है वकील बनना है, उस हिसाब से आप इसको स्ट्रगल करेंगे, पढ़ाई कराएंगे इसका, और ये आपकी निगरानी में मैं इस बच्चे को आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ।
गोयल साहब एक पिता के तुल्य मेरा परवरिश किए, यहाँ तक कि उनके यहाँ से जो किताबें थी मैं पढ़ने के लिए, उनकी सिस्टर लोग मेरे से आगे क्लास में थी। अच्छा। तो उनकी किताबें लेकर के मैं पढ़ाई करता था और उनके यहाँ मुंशी का काम करता था, अधिवक्ता के यहाँ। और मुंशी का काम करके जो 2 पैसे हमें मिलते थे, मैं अपना किराया का रेंट भी देता था, किराया भी देता था। 150 रुपये महीने किराए के घर में मैं अपने बाजार पारा में ही रहता था, वार्ड क्रमांक 7 में। वहाँ मैं 150 रुपये किराया भी देता था और कोर्ट भी जाता था और स्कूल भी देखता था। अच्छा। मेरा पढ़ाई भी और अपने पेट के लिए कमाना भी। और इसके बाद 93 में मेरी मैरिज हुई और संयोग कि मेरी मैरिज भी श्री अनिल गोयल के जो पक्षकार थे हमारे ससुर जी, तो अनिल गोयल साहब के ही माध्यम से मेरी शादी भी हुई 93 में। 94 से जो बच्चे हमारे होने लगे तो फिर बच्चों की भी परवरिश करना, अच्छा, घर का किराया भी देना, पढ़ाई भी करना और कोर्ट में मुंशी का काम भी करना मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती रही है। मैं 2004 में लॉ कंप्लीट कर पाया। अच्छा, लॉ 2004 में किया? 2004 में मैंने लॉ कंप्लीट किया और 2004 से मैं अधिवक्ता के रूप में अपने आप को साबित कर पाया। मेरा जो लक्ष्य था अधिवक्ता बनने का, वो सपना मेरा 2004 में पूरा हुआ। अच्छा। उसके लिए ये सूरजपुर की धरा, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद और सबसे अच्छा आशीर्वाद रहा सम्माननीय अनिल गोयल साहब जी का, और सगीर अहमद महगामा वाले एक अधिवक्ता हैं हमारे, उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। अच्छा। तो मैं अधिवक्ता बन पाया। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कहानी था जिस समय देवीनाथ मुंशी भी रहता था और उसकी मैं जिज्ञासा थी कि मैं LLB करना चाहता हूँ, और वो BA तो कैसे कर लिए, फिर जब LLB करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि भाई आपका मार्क्स कम है, आपको एडमिशन नहीं होगा। मेरे सामने एक चुनौती तो था, मेरे जीवन में बहुत बड़ी चुनौती रही है। जब मैं BA कंप्लीट करके जब लॉ के लिए एडमिशन के लिए अंबिकापुर गया तो उसमें मार्क्स मेरे कम थे, मात्र 47% मार्क्स थे। कौन से कॉलेज गए? PG कॉलेज अंबिकापुर गया। तो मार्क्स कम होने के कारण वहाँ के SK त्रिपाठी जो उस समय विभागाध्यक्ष थे लॉ के, उनका कहना था कि आपका मार्क्स कम है इसलिए लॉ में एडमिशन आपकी नहीं हो पाएगी। एक सलाह दूंगा कि आप MA करें और MA करने के बाद जो परसेंटेज आएंगे और सीनियरिटी का मार्क्स दे करके आपकी एडमिशन लॉ में हो सकती है। उनके मार्गदर्शन में मैं MA की पढ़ाई किया और MA में मेरा 58% आया। 58 जी। और OBC होने के चलते भी मेरा जो है 58%, 50 आना था, 58% आ गया और मेरा एडमिशन लॉ में हो गया। अच्छा। और मेरे सामने एक और चुनौती थी कि लॉ की जो क्लास लगती थी शाम को लगता था जी। मेरे सामने ये चुनौती थी कि मेरे पास कोई साधन थे आने जाने का बिल्कुल भी नहीं। उस समय राज परिवहन बस चला करती थी। मैं शाम को 5 बजे कोर्ट से मुंशी का काम करके घर जाता था और रूखी सूखी जो बना रहता था खा करके, और मैं अंबिकापुर के लिए प्रस्थान करता था। 7 बजे वहाँ से क्लास शुरू होती थी। 7 बजे मैं क्लास में पहुँच जाता था। 7 बजे शाम को? शाम को 7 बजे। और सूरजपुर से कैसे आते थे आप? सूरजपुर से मैं किसी बस से या टैक्सी से जाया करता था। उसमें निजी बस तो नहीं रहा? नहीं, निजी बस नहीं चला करती थी। अच्छा। टैक्सी चलती थी, राज परिवहन बस चलती थी। अच्छा। 11 साढ़े 11 बजे हमारी क्लास खत्म होती थी वहाँ लॉ की। अच्छा, रात को? जी, रात में वहाँ से फिर आने के लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं बचते थे। कभी कभार एक मनेनगढ़ जाया करती थी स्टेट बस। अच्छा। राज परिवहन बस, जी। वो कभी कभार लेट होती थी तो वो मिल जाया करती थी। अगर वो बस नहीं मिलती थी तो हम वहीं कॉलेज में जो प्यून रहते थे उन प्यून लोगों के साथ सो जाया करता था। सुबह उठ करके घर आते थे और फिर आ करके नहा धो करके खाना खा करके फिर मैं कोर्ट चला जाता था। वहाँ मुंशी का काम करता था, मेरी वही रूटीन थी। फिर 5 बजे मैं अंबिकापुर के लिए जाता था। अच्छा। मैं जो लॉ की पढ़ाई किया हूँ बहुत ही कष्टमय पढ़ाई किया हूँ, चूँकि एक तमन्ना थी कि वकील बनना है। तो कष्ट तो था ही मेरे सामने। इधर खाने पीने के लिए भी कष्ट था, उधर मुझे लॉ भी करना था। लेकिन महामाया की अति कृपा रही कि
मैं 1 साल फेल भी हुआ उसमें। अच्छा, लॉ में? जी, 1 साल फेल भी हुआ लॉ में, चूँकि मेरे पास समय नहीं बचता था पढ़ने के लिए भी, बाल बच्चों को जिलाना, रोजी रोटी कमाना मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती रही है। मुझे यह कहने में कहीं गुरेज नहीं है, कहीं पे शर्म नहीं है कि मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, खाने के लिए तरसना पड़ता था। अच्छा। इसके बाद लॉ जब कंप्लीट हुआ, चूँकि मैं जो मुंशी का काम किया था 90 से, तो जब लॉ मैंने किया तो लोगों से जान पहचान थी मेरे पास, उस हिसाब से लोगों की जो जान पहचान थी, काम आया करता था, उससे जो है हम कमाने लगे 2 पैसे। लेकिन फिर बच्चे इधर हमारे जब तैयार होने लगे, उनको स्कूल में पढ़ाना लिखाना और किराए के घर में रहना मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। मुझे बताइए कि उस दौर में आप कैसे, जो गार्ड जहाँ से होता है, जो चौकीदार होता है, चौकीदार साथ सोए थे उस समय, क्या था कहानी? चूँकि साधन नहीं मिलता था आने के लिए अंबिकापुर से, और अंबिकापुर में हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, तो रात में ये था कि आखिर रात कहाँ बिताएं, अगर हम रोड में रहेंगे तो पुलिस वाले परेशान करेंगे। तो हम कॉलेज में ही वापस चले जाते थे। वहाँ पे गार्ड रहता था, प्यून जो वहाँ का, उसको बोलते थे भैया कि हम सोएंगे, हम ला करने यहाँ आए थे और गाड़ी छूट गई तो हम आपके साथ, हम यहीं पे सोना चाहते हैं, तो वो बोल दिया करते थे कि सो जाओ भाई, तो वहाँ पे सो जाया करते थे। गार्ड के साथ होते थे आप? गार्ड के साथ सो जाते थे। उसमें अकेले थे कि और भी साथी थे? नहीं, हम अकेले रहा करते थे। बाकी लोग भी यही के जो संपन्न लोग थे वो अपने किसी साधन से वापस आ जाया करते थे, लेकिन मेरे पास साधन न होने के कारण मेरे को रुकना पड़ जाता था वहाँ। अच्छा। 2004 में आपका लॉ कंप्लीट होता है? जी जी जी। और इसके साथ आप, वो बताइए घर है किस आप, एक आदमी आता है बोलता है 6 कमरे का मकान है, बहुत पैसा ले लो, वो क्या था कहानी? एक मेरे सामने महामाया की बहुत बड़ी कृपा रही है। मैं किराए के घर में रहता था और उसी जस्ट बगल में एक पड़ोसी थे, बहुत अच्छे नेक इंसान थे। क्या नाम है उनका? गंगाराम पटेल। अच्छा, गंगाराम पटेल। वो मेरे पास आए शाम को 9 बजे और उनका कहना था, बाबू मैं मकान को बेच रहा हूँ, अगर आपको खरीदना है तो बताइए। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा चाचा आप पूरे मोहल्ले को बसाए हैं, बहुत पुराने बसिंदा आप हैं, और आप बेच करके जाएंगे कहाँ? तो उनका कहना था कि मैं मकान को बेचूंगा, दूसरे जगह मैं मकान ले रहा हूँ, आप मकान को ले लो। 1 घंटे तक मैंने उनको समझाया, वो बिल्कुल जिद पे अड़े रहे कि हमको मकान बेचना ही है। मैंने कहा कि चाचा ठीक है, आप बताइए क्या रेट लगाए हैं? तो उनका कहना था कि हम 55,000 रुपये लेंगे। मैंने उनके पास कहा कि चाचा मेरे पास तो 55,000 रुपये नहीं, 5,000 भी नहीं है। तो उनका कहना था कि आप मकान ले लो, जब पैसा देना होगा देना, अभी हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। अच्छा। फिर मैं उनको जो है, एक हमारे शेषमणि साहू फॉरेस्ट में बाबू थे, अच्छा, उनसे 5,000 रुपये ला करके बयाना दे दिया। बाकी पैसे की व्यवस्था न होने के कारण मैं शिक्षित बेरोजगार अंबिकापुर कार्यालय अंत व्यवसायी से मैं लोन लिया, सेंट्रल बैंक सूरजपुर से लोन ले करके, और इसके बाद उस राशि को मैं उनको दिया 50,000 रुपये, और लोन की राशि मैं पिछले साल पटा पाया हूँ। वो ब्याज करके 75,000 रुपये हो गया था मेरे ऊपर कर्जा, तो मैं धीरे धीरे करके उसको पिछले साल तक पटा पाया हूँ। अच्छा, तो गबीरा जी मुझे ये कि इस समय आप लोन लेने गए थे तो बैंक वाले ने कैसे आपको मना कर दिया था कि लोन नहीं मिल पाएगा? बैंक वाले ने मुझे कहा कि भैया आप सूरजपुर में रहते हो, लेकिन आपके पास कोई मॉर्गेज रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है, आप वहाँ, आपके पास मकान नहीं है और कोई ऐसा गारंटर भी नहीं है, मैं आपको लोन कैसे दे सकता हूँ? अच्छा। बहुत बड़ी समस्या आई, और मैं किसी के पास जाता था कि भैया मैं लोन ले रहा हूँ, आप एक गारंटर पड़ जाओ, जमानत पड़ जाओ, तो कोई तैयार नहीं होता था। बोले भैया आज यहाँ हो, कल कहीं चले जाओगे तो हम आपको कहाँ खोजते रहेंगे, ये लेन देन का मामला है, हम गारंटर नहीं पड़ेंगे। मैं बैंक में ही मैनेजर को हाथ पकड़ गिड़गिड़ाया, उनसे हाथ पर जोड़ा उनको कि सर मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मेरा शादी यहाँ से हुआ, मैं यहीं, मेरी रोजी रोटी चल रही है और मैं एक मकान ले रहा हूँ, इसलिए सर मुझे पैसे की तांत आवश्यकता है। तो बैंक मैनेजर फिर सहानुभूति करके उन्होंने 2 किस्त में उस राशि को दिया, तब कहीं मैं मकान खरीद पाया। अच्छा, तो आपने मकान लिया, और इस वक्त जिसमें मकान को आप पूरे पैसा नहीं दे पाए थे जी, उसमें भी बहुत बड़ी एक घटना हुई। हम जब हम मकान के लिए बात हुई हमारी, और 5,000 रुपये हम दिए मकान मालिक को, और मकान मालिक ये भट्ठापारा में मकान बनाने लगे वो,
इस बीच में जब कुछ लोगों की नज़र पड़ी कि मैं उस मकान को ले रहा हूँ, तो उसमें डांक बोलने लगे नीलामी की, मैं 1.5 लाख दूंगा, मैं 2 लाख दूंगा। इस तरह से मकान मालिक के पास जाकर के दबाव बनाने लगे। लिए थे आप? नहीं, पैसा मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मैं 5,000 रुपये दिया था, बयाना दिया था। तो कुछ लोग उसमें ऊपरा चढ़ी करने लगे कि भाई हम इस मकान को लेंगे। मैंने उनके पास निवेदन किया कि भाई मेरे को सूरजपुर रहना है, मेरे बाल बच्चे यहीं रह रहे हैं, 2 बच्चों की पैदाइशी यहाँ है, हम सूरजपुर छोड़ कर नहीं जाएंगे, हमको यहाँ रहना है, मुझे मकान की नितांत आवश्यकता है, आप मकान मत लीजिए, मैं बयाना दे दिया हूँ, मेरे को लेने दीजिए। लोग बड़ा मुसीबत में डाल दिए थे। कई लोग आकर के बोले नहीं हम खरीदेंगे, हम ज़्यादा पैसा देंगे। लेकिन जिनका मकान था वो बहुत ही नेक इंसान थे। जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा चाचा ऐसी ऐसी बात है, लोग तो कह रहे हैं हम ज़्यादा पैसा देंगे, मकान हम खरीदेंगे। तो गंगाराम चाचा का कहना था कि बेटा करोड़ों रुपए कोई देगा, लेकिन हम बदलने वाले नहीं हैं। वो मकान की बात आपसे मैंने किया है और मकान आपको ही दूंगा, चाहे मुझे कितना भी लोग पैसा दें। आप जाइए, चिंता मत कीजिए, आप काम कीजिए अपना। तो मुझे हिम्मत हो गया कि ये मकान मुझे मिलेगा। इस बीच एक लड़का है जो वकालत कर चुका है जी, और वो नए मकान में रह भी रहा है जी, इस बीच वो जाता है नगर पालिका किसी का राशन कार्ड बनवाने के लिए जी, और वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए। जी, 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 हाँ, ये किस मुलाकात होती है और कहता है कि तुम पार्षद क्यों नहीं बन जाते? जी, जी। वो क्या ये है कहानी? 2009 की बात है। जी। मैं अपने पड़ोसी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने चला गया था। उस समय चुनाव का एक माहौल चल रहा था। पूर्व पार्षद हमारे राजेंद्र गुप्ता वहाँ मिले और मुझे बोले गैबीनाथ चुनाव की तैयारी कर रहे हो क्या? पूर्व पार्षद राजेंद्र गुप्ता। गुप्ता, अच्छा। मैंने कहा नहीं भैया, मैं कहाँ चुनाव लड़ूंगा, मैं तो ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने एक जन का आया था। बोले नहीं सुनो, आपको अगर चुनाव लड़ना है तो मैं आपको टिकट दिलवा दे रहा हूँ और आप चुनाव की तैयारी करो। मैंने कहा भैया मेरे पास कोई क्षमता नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं नहीं लड़ पाऊँगा, राजनीति में नहीं आना है मेरे को। ये सन क्या रहा लगभग? ये सन 2009 की बात है। 2009 की बात। जी जी जी। लेकिन उन्होंने मुझे 1 घंटे तक काफ़ी समझाया कि आप अच्छे हो, आप काम कर सकते हो, आपके अंदर जो लगन देखता हूँ, काम करने की क्षमता शैली देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को पार्षद होना चाहिए। मैंने कहा भैया नहीं, मैं वकालत कर रहा हूँ और मेरे पास समय नहीं है, रहने दीजिए भैया। लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा, और मेरे से सीनियर भी हैं, बड़े हैं, उनकी बातों में मैं आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आप टिकट मुझे दिलवा देंगे तो चुनाव लड़ जाऊंगा। बीजेपी से? जी, वो बोले कि मेरा बीजेपी में चलती है, मैं भी बीजेपी से आपको टिकट दिलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप टिकट दिलवा दे तो। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी और मेरी मानसिकता और मेरे भाई लोग सब कांग्रेस से ही हैं, लेकिन चूंकि मैं किसी कांग्रेस से उस समय एथेंटिक सदस्य नहीं था। अच्छा, सदस्य नहीं लिए थे? सदस्य नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा कि टिकट मिल जाएगी तो हम लड़ लेंगे, वो चाहे बचकाना या अनजानीपन। लेकिन वो टिकट के बारे में मेरी बात कहीं नहीं किए थे। अच्छा, बस आपको दिलासा दिया? वो मुझे बस कहते थे कि टिकट आपको दिलवा दे रहा हूँ, लेकिन वो बात कहीं किए नहीं थे। और भाजपा की टिकट मिल गई मेरे पड़ोसी राजेश गुप्ता जी को। राजेश गुप्ता जी को? जी। और मैं अपना प्लान चेंज कर दिया, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। फिर मैं कोर्ट चला गया, न्यायालय। अच्छा अच्छा, ये बताइए गैबीनाथ जी कि आपकी मुलाकात न्यायालय में एक शख्स से होती है जिसका नाम बबलादा बोलते हैं जी। और वो वकील साहब थे, और वकील साहब कहते हैं कि भाई क्यों भाई गैबी, हाँ आप कांग्रेस की चुनाव लड़ते हो, क्या था माजरा? हाँ हाँ हाँ, इत्तेफाक कहिए या मेरे किस्मत कहिए, अश्विनी सिंह बावला जी से मुलाकात होती है और उन्होंने कहा कि जो उस समय महामंत्री थे वो कांग्रेस के, ब्लॉक अध्यक्ष श्री लालचंद अग्रवाल जी थे। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि सुन रहा था आप चुनाव लड़ने की मूड में हो। मैंने कहा कि हाँ मूड में तो था, लेकिन अब प्लान चेंज हो गई है। तो बोले कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस से हम आपको टिकट दिलवा दे रहे हैं, आप चुनाव लड़ जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे टिकट दिलवा देंगे तो। बोले हाँ बिल्कुल दिलवा दूंगा, शाम को अपना बायोडाटा लेके आ जाना। अच्छा। मैं मैं शाम को अपना फ़ोटो और मार्कशीट वगैरह बायोडाटा अपना लेकर के उनके कार्यालय में गया। फिर वो मुझे लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष जो हमारे लालचंद चाचा जी थे वहाँ पे ले गए। वहाँ ले जाकर बताए कि भाई ये लड़का चुनाव लड़ेगा। तो लालचंद चाचा पूछे कि ये कौन है, कहाँ के हैं।
तो बताया कि चांदी बिहारपुर से आकर के और यहाँ रह रहे हैं, घर बना लिए हैं और गोयल साहब के हम मुंशी का काम करते हैं और इनकी अच्छी काम करने की क्षमता है और लोगों में जान पहचान वार्ड में बन गई है, तो इनको टिकट देना उचित रहेगा। अध्यक्ष महोदय जो लालचंद चाचा थे, उनका बिल्कुल मन नहीं था, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे नए व्यक्ति पे, लेकिन अश्विनी सिंह उनको बार बार बोले कि नहीं ये चुनाव निकाल लेंगे। इस बीच आ गए थे संजय डोसी जी भी। अच्छा। संजय डोसी जी भी ने कहा कि नहीं चाचा इनको टिकट मिलना चाहिए। तो संजय डोसी आपके समर्थन में थे? हाँ, संजय डोसी मेरे समर्थन में थे। लालचंद चाचा को ये दोनों ने कन्विंस किया कि ये लड़का निकाल सकता है, चाचा आप एक टिकट इनको आप दे ही दो। लालचंद चाचा विश्वास नहीं करते थे कि निकाल भी लेगा, लेकिन कहे उनका कहना था कि जब आप दोनों कह रहे हो तो चलो एक टिकट हम दे ही देते हैं, हार या जीत। टिकट मुझे मिली और मैं चुनाव प्रचार में लग गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं दिल से नहीं भी चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि पैसे लगते उस समय। अच्छा। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, खाने के लाले पड़े थे, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं जब चुनाव के लिए निकला, प्रचार के लिए निकला, तो लोगों को जब पता चली कि इनको कांग्रेस से टिकट मिली है और ये पार्षद के लिए आए हैं, तो बड़ा खुश हुए, बड़ा सम्मान किए। कुछ लोग बल्कि 100-200 रुपये मुझे चंदा भी दिए। पार्टी की ओर से जानते थे कि इसके पास पैसा नहीं है, तो 5,000 रुपये मुझे पार्टी फंड से ये मिला कि आप बैनर पोस्टर छपवा लो, और वो उतना मेरे लिए बहुत था। वो 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत था। उस 5,000 रुपये के मैं बैनर पोस्टर छपवा करके, बल्कि उतने पैसे मेरे खर्च भी नहीं हो पाए। जब 5,000 रुपये खर्च नहीं हो पाया? नहीं हो पाए, 5,000 रुपये मेरे खर्च नहीं हो पाए। और मैं अपने प्रतिद्वंदी राजेश गुप्ता जी को 250 वोटों से हराया उनको। 250 वोटों से? जी, 250 वोट से हराया उनको। अच्छा जी। रहते फिर 2015 में आपको टिकट, 14-15 में टिकट मिलने की थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं आपको, वो क्या था? हाँ, जब भी चुनाव होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो पार्टी के काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनको लगता है कि इस बार मेरे को टिकट मिल जाए। ऐसी बात आई, वार्ड क्रमांक 7 से कुछ लोगों ने भी दावेदारी की कि इस बार मुझे टिकट मिलना चाहिए, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मेरा पिछला जो कार्यकाल रहा, उससे आला कमान हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी थे मेरे काम से खुश थे, और वहाँ की जनता भी मेरे से बहुत खुश थी। अच्छा। मैंने भी मांग किया कि भाई मुझे भी दिया जाए टिकट। पार्टी ने विचार किया और मुझे टिकट दिया। अच्छा। और उस समय भाजपा से टिकट मिला प्रेम शंकर सोनी जी को। प्रेम शंकर सोनी जी। आप उनको 667 वोटों से हराया? 467 वोट से। 400 जी। 467 वोट आप उनको हराए थे? जी। तो जो पिछले कार्यकाल का मेरा काम था, लोगों ने प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप इतना ज़्यादा वोट दे दिए, 467 वोट से, जो सूरजपुर नगरी निकाय में सबसे अधिकतम वोट मेरा रहा। उतने वोटों से मुझे नवाजा और फिर मुझे सेवा करने का मौका दिया वार्ड क्रमांक 7 की जनता ने और मेरे पदाधिकारी, बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, और ये सूरजपुर की महान जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। अच्छा। अब वो फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया उसी वर्ष, जो चूँकि संख्या बल हमारे पास कम था, अध्यक्ष के रूप में थलेश्वर साहू जी आए थे। बीजेपी से थे? बीजेपी से। अच्छा। संख्या बल कम होने के कारण हम उपाध्यक्ष भी नहीं बन पाए, और मुझे महाराजा सम्मानित TS बाबा के द्वारा नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया, और मैं 5 वर्ष तक लगातार प्रतिपक्ष, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है? जी। अच्छा। उस समय आप कितने वोटों से हराए थे उनको? मैं 467 वोट से हराया था। अच्छा, हराए थे आप। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका थी? जी। ऐसा माना जाता है, लोगों का ऐसा कहना है कि नगर पालिका सूरजपुर में कुछ उतनी विकास नहीं जितनी होनी चाहिए थी, और लेकिन ये भी कहना है कि जितना सत्ता पक्ष जो था मौजूदा उस समय, उतना ही उनका साथ जो है विपक्ष भी दिया हुआ था, ऐसा आरोप लोग लगाते हैं। हाँ, देखिए क्या था, पहली बात कि भाजपा की सरकार राज्य में भी थी। अच्छा। केंद्र में भी थी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं था। मैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रयास करता था। नगर विकास के लिए कहीं पर मैं बाधक नहीं रहा, और मैं बाधक होके भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि संख्या बल हमारे पास बिल्कुल कम थी। मैं चाहता था कि नगर
जिस तरह से इन्होंने वादा करके आया है कि नगर को हम स्वच्छ सुंदर और स्वच्छ पेयजल 24 घंटा पानी देंगे और स्मार्ट सिटी की तर्ज पे हम विकास करेंगे, ऐसा इन्होंने नहीं कर पाया। करना चाहिए था, इनके पास हर जगह इनकी सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, इनके पास इच्छा शक्ति की कमी रही है। मैंने हर परिषद की बैठक में जो एजेंडा आया करते थे, नगर विकास के संबंध में जो भी एजेंडा आया करता था, सर्वसम्मति से पास होते थे। लेकिन न तो इनकी योजना थी कि हम इसका प्रांकलन तैयार करके शासन को भेजें और शासन से हम कोई राशि अलॉटमेंट करवा कर लाएँ और काम कराएं, ऐसी इनकी मानसिकता कभी नहीं है। आपको बता दूं, पिछले कार्यकाल में जब मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, सबसे ज़्यादा एजेंडा नगर विकास के लिए पास हुए हैं, लेकिन 10% भी उन एजेंडों को कार्यान्वित नहीं किया गया, फलीभूत नहीं किया गया। उसमें इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि उस पर ये काम करें। इसलिए जो नगर की जनता चाहती थी और जैसा ये घोषणा करके और वादा करके आए थे, ऐसा ये नहीं कर पाए। अच्छा जी, तो ये बताइए मुझे आप कि 2019 में चुनाव होता है और यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष कहना चाहिए बीजेपी के बन जाते हैं, जबकि कांग्रेस की फुल बहुमत थी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आपके जो साथी थे, आपके जो आला कमान थे, उनके नेतृत्व में थोड़ा कमी थी। चुनाव के पूर्व अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो मैं अध्यक्ष के लिए दावेदार था, इनडायरेक्ट हुआ तो भी मैं अध्यक्ष के दावेदार था। लेकिन चुनाव के बाद में जो परिस्थितियां बनी और मैंने देखा कि इसमें कई महान लोग जीत कर आए हैं और मैं यहाँ पे अगर अध्यक्ष की दावेदारी भी करता हूँ तो शायद मेरी बात न सुनी जाए, ये मेरी मानसिकता थी, मानसिक उपज थी। तो मैं अध्यक्ष की दावेदारी जीतने के बाद किया नहीं मैंने, और उपाध्यक्ष के लिए पार्टी ने खुद तय किया। मैंने भी ये कहा कि अगर मुझे उपाध्यक्ष बनाते हैं तो स्वीकार है। पार्टी ने स्वीकार किया और हमारे उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष सम्मानी बेंकी बाबा थे। ये बात महाराजा टीएस बाबा के पास में बात गई कि गैवीनाथ उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो बाबा ने एक स्वर में कहा कि गैवीनाथ ही उपाध्यक्ष रहेंगे। उसमें कमियां जो मेरे को लग रही है, कमियां वहाँ पे हो गई कि मेरा नाम नेट कब हुआ, जब फॉर्म भरा रहा था। अगर एक दिन पहले 2 दिन पहले अगर नाम नेट हो गया होता तो शायद पार्षदों के संपर्क में हम गए होते, लोगों के बीच में तालमेल बनाने का प्रयास हुआ होता, या कहीं पे लगता कि गड़बड़ होने वाला है तो मैं आला कमान को सूचित करता और आला कमान इन पार्षदों को बुला करके एक गाइडलाइन पार्टी का देते। ये मेरे मन की बात है, लेकिन जो बैठे हैं हमारे वरिष्ठ लोग अच्छे हैं और शायद उनके मन में कुछ और बात रही हो, अच्छी बात रही हो, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन वहाँ पर थोड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत रही पार्षदों को, कि पार्षदों को बैठाएं और उनको पार्टी का गाइडलाइन जारी करें, व्हिप जारी करें और ये बताएं कि भाई ये काम करना है आपको। ऐसा नहीं हो पाया, इस कारण से भी थोड़ी चूक हुई है। और आज बता दूं कि मेरे कुछ पार्षद ऐसे हैं जो खुल्लम मेरे से यही कहते हैं कि भाई मैंने तो भाजपा को वोट किया। अच्छा। बड़ी तकलीफ़ इस बात पे होती है कि जब यह कहते हैं कि मैंने भाजपा को वोट दिया उपाध्यक्ष के लिए, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और मेरे जो नसीब में था पार्षद बनने का, मैं इस बार भी 2019-20 में जो चुनाव हुआ 267 वोट से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के दीपक गुप्ता को हराया है। अच्छा, चलिए थी राजनीतिक बातें। अब मुझे ये बताइए कि नया बस स्टैंड बनने वाला जहाँ पर जी, वहाँ पर कुछ साहू समाज जो है यहाँ पर कचीले का कहना चाहिए जी, वो मूर्ति स्थापना कर रही है वहाँ पर अपना समाज का। जी, वो समाज के लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे चीज़ों का। देखिए, मैं पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चौक चौराहों के नामकरण के लिए मेरा प्रस्ताव परिषद में आया था। एक मिनट और आपसे टोकना चाहूँगा मैं, इसमें आरोप लग रहा था कि आप साहू समाज का ही कार्य कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, 4 चौराहों के लिए मैंने नामांकित किया था परिषद में। मैंने 4 चौराहों के लिए नाम लिख करके परिषद में दिया था, जिसमें महामाया चौक भी था, अब्दुल कलाम चौक भी था,
स्वर्गीय परमानंद चौक भी था और माता कर्मा चौक था। अच्छा। तो तीनों चौक के लिए तो कोई बातें नहीं आई, लेकिन जब माता कर्मा चौक के लिए जो नॉमिनेट किया मैंने, उस पर ज़रूर आपत्तियां आई थी कि वहाँ पे घड़ी चौक बनाना है। तो मैंने कहा कि भैया घड़ी चौक तो हृदय स्थल में शहर में बनना चाहिए था। कौन समाज कह रहा था घड़ी चौक बनाने के लिए? परिषद के कुछ सदस्यों की आपत्तियां आई थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि भैया मैंने तो वहाँ पे लिख दिया कि वहाँ पे माता कर्मा चौक बनना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता था कि वहाँ पे घड़ी चौक बनना चाहिए या भारत माता चौक बनना चाहिए, तो आपको प्रस्ताव लानी चाहिए थी। आप 3 साल तक तो कोई प्रस्ताव लाए नहीं चौक चौराहों का, और जब मैं लाया तो आप लोगों को आपत्ति हो रही है। इसलिए आपत्ति हो रही है कि मैं विपक्ष का नेता हूँ। मैंने कहा भाई चौक चौराहा तो बनना चाहिए वहाँ पे। तो कुछ सदस्यों ने बल्कि टिप्पणी की बैठक में कि आप जातिगत राजनीति शुरू कर दिए हो। तो मैंने कहा कि यह सोच गलत है। अगर मैं जातिगत राजनीति करता तो अब्दुल कलाम के लिए चौक का मांग नहीं करता, महामाया चौक के लिए मांग नहीं करता, स्वर्गीय परमानंद शहीद हुए थे उनके चौक के लिए मैंने मांग किया। तो वो जातिगत वाली बात नहीं है। आप लोग इस चीज़ को अपने मन से निकाल दें कि मैं जातिगत राजनीति करता हूँ। हाँ, मैंने जिन जिन चौराहों का नामकरण के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है, आपका अगर प्रस्ताव वहाँ पे आया होता तो एक बार विचार किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों का किसी का प्रस्ताव आया नहीं सिवाय मेरे, तो उस पर विचार किया जाए। अच्छा। फर्स्ट परिषद में वह एजेंडा खारिज हुआ, सेकंड परिषद में भी एजेंडा खारिज हुआ, थर्ड फिर मैं उस एजेंडा को लाने का प्रयास किया। सीएमओ ने माना और अध्यक्ष ने माना, फिर वो परिषद में आया। अच्छा। फिर बहस हुई परिषद में, और मैंने कहा कि भाई घड़ी चौक शहर के हृदय स्थल में कहीं पे और चौक है बना लिया जाए। भारत माता चौक भी बहुत अच्छे जगहों में बना लिया जाए, कहीं पे कोई आपत्तियां नहीं है। लेकिन जब मैंने नामांकित वहाँ पे किया कि वहाँ पे कर्मा चौक बनना चाहिए, तो आप लोगों को आपत्ति किस बात की है? या तो आप लोग जो कह रहे हो जातिवाद की, आप लोगों को लगता है कि इस जाति का कहीं पे स्थापना नहीं होना चाहिए, स्थापित ना हो। तो जब मैंने भी कड़े शब्दों में उनसे प्रश्न किया, तो वो फिर सर्वसम्मति बनाए। अच्छा। और वो चौक के लिए नामांकन हुआ। और इसके बाद जो परिस्थितियाँ वहाँ पे बनी, हमारे जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, ये अपनी पार्षद की निधि भी दे करके और चौक का निर्माण भी कराया, जो सही काम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमारे उपाध्यक्ष उस समय थे अजय अग्रवाल जी, अध्यक्ष थे थलेश्वर साहू। उनका उस चौक बनाने में जैसे ही नामकरण हुआ, इसके बाद उसके प्रगति में इनका रोल बहुत अच्छा रहा। मैं सराहना करता हूँ इस बात के लिए। चौक का निर्माण हुआ, वहाँ पे मूर्तियाँ भी मंगाई गई। एक ज़मीन वहीं पे अलाटमेंट की बात चल रही है, तो शासकीय ज़मीन है। कुछ लोगों को ज़रूर आपत्तियां हो रही हैं कि भाई साहू समाज को क्यों आवंटित हो रही है, समाज के नाम पे नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी वो विचाराधीन है, इसलिए उस पर विचार करना उचित नहीं है। अच्छा। और मैं सूरजपुर की राजनीति की पहले की बात करूँगा जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है जी, उसकी एकजुटता में कमी है, और देखा जाए तो आपके जो बीजेपी है उसमें थोड़ा सा आप लोगों के मुताबिक थोड़ा सा एकजुटता है। इसमें आप देखिए, जो मेरी तजुर्बा है वो तजुर्बा यह कहती है कि कांग्रेस में इतने ज़्यादा लोग हैं, और जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, परिवार बड़ा होता है, तो तकरार भी होती है। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि परिवार बड़ा है, इसलिए तकरार थोड़ी मोड़ी होंगी, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक हो सकती है, लेकिन दिल से नहीं हो सकती। दिल से पूरा कांग्रेस एक है, और कांग्रेस के लिए काम करता है। अभी आप खुद बताएं कि क्रॉस वोटिंग होती है, कुछ पार्षद खुल के बोलते हैं कि बीजेपी का समर्थन करते हैं, और आप बोलते हैं कि मेरा परिवार है, ये तकरार हो सकती है। उनको गाइडलाइन नहीं दिया गया कि क्या करना चाहिए था। उसमें कमियां मैं बताया आपको। उसमें कमियां ये हो सकती हैं कि नए नए पार्षद चुन के आए थे, कुछ पार्षद ऐसे चुन करके आए थे कि जिनको पार्टी की गाइडलाइन ज़्यादा याद नहीं है, या तो वो संगठन में गाइडलाइन छोड़िए आप, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके कांग्रेस पार्टी में जी एकजुटता की कमी है, और आप खुद बोल चुके हैं, कुछ पार्षद मेरे से कहे कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। जी, करेक्ट जी। तो आप ये मानते हैं कि कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो खुलकर कहना चाहिए, अंदर कहना चाहिए बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस छोड़ने में लगे हुए रहते हैं? देखिए,
क्या होता है, हमारे ऊपर के जो आला कमान बैठे हैं उनके अंदर कहीं पे टूट फूट की बात नहीं होती है। वो एकजुटता की बात करते हैं, एकजुटता के लिए काम करते हैं। जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, चूंकि जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे थे और वो भी दावेदारी में थे कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे उपाध्यक्ष बनना है। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो स्थानीय स्तर पे, वो सभी लोग चुनाव में लगे थे। अब इनके अंदर क्या गुड़ागड़ित चला ये समझ से परे है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है ये तो जग जाहिर है। क्रॉस वोटिंग हुई है जी। अच्छा, अब मैं एक बात और सवाल करूँगा आपको, ठीक है? सवाल ये राजनीति को लेकर, आपको लगता नहीं है कि सूरजपुर की जो सियासत है सारा रामायण व्यवस्था होता है, जबकि विधायक जो है सूरजपुर से बनाना चाहिए था, कुछ और जो पद प्रतिष्ठा सूरजपुर को दिया जाना चाहिए था, जो मिलता नहीं दिखता मुझे। देखिए, रामानुजनगर हो या प्रेम नगर हो या विश्रामपुर हो, सूरजपुर हो, ये एक है, अनुभाग एक है, अनुभाग एक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई 13 नंबर का पार्षद अध्यक्ष क्यों बना, तो कहीं ना कहीं से तो बनना था। अनुभाग एक है, जिला एक है, तो रामानुजनगर से अगर हो रहा है तो मेरे अगर काबिलियत के नेता वहाँ हैं तो बनना भी चाहिए वहाँ के। तो क्या मानते हैं कि भाई बाकी रामानुज छोड़ के बाकी प्रेमनगर या फिर बाकी सूरजपुर में क्या यहाँ देखिए, नेता नहीं है? कांग्रेस नेताओं से भरी पड़ी है, कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता है, लेकिन कांग्रेस में एक सम्मान की दृष्टि चलती है, योग्यता और क्षमता की पूजा होती है। हमारे यहाँ अगर एक विधायक की बात लिया जाए तो जो हमारे खेलसाय सिंह आज हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनकी जो काबिलियत है तारीफ़े काबिल है। कांग्रेस परिवार जो है जिले का, उनके सादगी पे, उनके काम करने की क्षमता पे कायल है, एकजुट होकर के। बल्कि वो टिकट नहीं मांगते हैं, उनके लिए जनता मांगने जाती है। अच्छा। उनके लिए हम मांगने जाते हैं कि खेलसाय सिंह को टिकट दिया जाए। ये कांग्रेस की एक विचारधारा है। कहीं पे यहाँ टकराव टिकट के लेकर के नहीं होती है और न ही किसी के पद के लिए होती है। कांग्रेस में ये कहीं पर भी ये अलगाव नहीं है और कहीं पे विवाद नहीं है। कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे जी, सिंहदेव, जो कहते हैं, जी, उनको अभी तक कहना चाहिए कोई किसी तरह से राज्य सरकार में तमाम तरह के जो पदाधिकारी बना रही हैं जी, उनको अब तक नहीं बनाया। उसको लेके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मोर्चा भी छेड़ चुके हैं, कुछ सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं तो कुछ और चला रहे हैं। इसको लेकर देखिए, चूँकि यह प्रश्न बड़ा ऊंच स्तर का है और इसका जवाब तो भी बड़े लोग ही दे सकते हैं, लेकिन चूँकि जिला अध्यक्ष भी मैं विधि प्रकोष्ठ का हूँ, इस नाते भी बहुत तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो राजा हैं, राजा रहेंगे और उनको पद की लालसा और अभिलाषा मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ है। हाँ, पद जब मिलता है तो सेवा करने के लिए एक इच्छा जागृत होती है और आदमी और अंदर तक जाकर के काम करने के लिए उत्सुक होता है। इस वजह से वो शायद दावेदारी किए हों और समय जब आएगा उनको पद से नवाजा जाएगा और अच्छे पद से नवाजा जाएगा। वो राजा हैं और बिना पद के भी उनकी पूजा होती रहेगी और अच्छा काम कर रहे हैं। बिंकी बाबा भी, महाराजा टीएस बाबा को जिस दिन लग जाएगा कि बिंकी बाबा को पद देना है तो कोई रोक नहीं सकता, उनको पद मिल जाएगा। आप लोक कला संस्कृति विभाग का जिला अध्यक्ष हैं। जी जी जी। आप लोक कला संस्कृति को लेकर सूरजपुर जिले में क्या काम करना? मैं लोक कला संस्कृति विभाग का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने यह प्रयास किया, मैंने कलेक्टर को और विभाग प्रमुख को और अपने विभागीय मंत्री सम्माननीय अमरजीत भगत जी को और शासन को भी मैंने मांग किया था कि कुदरगढ़ में जैसे रामगढ़ महोत्सव होता है, तातापानी महोत्सव होता है, वैसे सूरजपुर में एक कुदरगढ़ महोत्सव किया जाए। और मेरे आवेदन पर गंभीर विचार हुआ, मेरे आवेदन को शासन को भेजा गया और शासन से स्वीकृति होकर के आ गया कि कुदरगढ़ को कुदरगढ़ महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और मैंने ये भी एक प्रयास किया कि जो लोक कला के रूप में कोई बांसुरी वादक है, कोई कलाकारी कर रहा है, कोई बांस का चीज़ बना रहा है या कोई लकड़ी का कोई कलाकारी कर रहा है, मैं उनको एक मंच में लाने का प्रयास किया है। जो शैला नृत्य वाले हैं, मतलब लोक कला के संबंध में जो लोक कलाकार हैं, मैं उनको एक मंच में लाने का प्रयास मेरे तरफ से किया जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ जो यहाँ के ज़िले के पदाधिकारी हैं
वो थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी ध्यान देंगे और मैं भी लग करके, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर लेंगे। मैंने कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग में गया हुआ था भैया थान के ग्राम पंचायत समोली में। जी, समोली जो है वो बसों जाती जी जी जी। वहाँ देखा मैंने कि जो आते हैं आप कह रहे हैं कि तमाम तरह कार्य करेंगे, वहाँ कुछ कार्य करते दिखता नहीं है जी बसों जाति के लोग हैं। हम उनसे बात किए, बताए कि वो वहाँ से कारीगर थे, वहाँ से काम करते थे। जी 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 मगर वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि उनका मुख्य व्यवसाय है भीख मांगना, पॉकेटमारी करना। जी जी जी। तो कहीं ना मानते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग आज भी जो है मुख्य धारा जुड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को मैं सीपी भाई यह मानता हूँ कि प्रचार प्रसार में कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी हमारी सरकार बने बहुत दिन नहीं हुआ, लगभग 1.25 साल के दिन हुए हैं। इस बीच में कोरोना की स्थिति आ गई। आप खुद जानते हैं कि फरवरी और मार्च से आज तक हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी कोई काम नहीं कर पा रहा है। अभी सब लोग सेफ मूड में अपने हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा होगी, जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा युद्ध स्तर पे इनके लिए काम किया जाएगा और परिणाम भी आपके सामने बहुत ही अच्छा आएगा कि ये जो हमारे छोटे मोटे कलाकार हैं उनको एक मंच मिलेगा, शासन की ओर से उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी और उनके काम को सराहा जाएगा, उनको कुल मिलाकर के एक अच्छा मंच दिया जाएगा। अच्छा, अब विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं आप, तो इस क्या करना चाहेंगे अब जिले में? विधि प्रकोष्ठ का मेरी नियुक्ति हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। मैं अधिवक्ताओं के लिए भी काम करूंगा और विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष के होने के नाते मेरी दायित्व बनती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कानून से वंचित हो जाते हैं, न्याय से वंचित हो जाते हैं, जिनकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो पाती है, जिनमें काफ़ी पैसे लगते हैं, उनके लिए मैं काम करूंगा और उनके लिए न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। क्या योजना है आपके पास, जिससे गरीब निर्धन आते हैं, जिनके पैसे नहीं होती है, वो उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक समिति बनी हुई है हमारे यहाँ। आप देखेंगे यहाँ की जो लोक अदालतें लगती हैं उसमें जो अधिवक्ता हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, फ्री में उनको कानून न्याय दिलाना। उदाहरण बता दूं कि कोई थाने में गया और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और वो पीड़ित है, अपनी दायित्व बनती है कि उसकी रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और उसको न्याय भी मिलेगा। ये अपना विधि प्रकोष्ठ के होने के नाते ये दायित्व बनता है अपना। इसको लेकर आप लोग कार्य कर रहे हैं? जी जी, कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है काफ़ी पीछे है बीजेपी और आरएसएस के मुकाबले में? जैसे आरएसएस ग्राउंड में काम कर रहा होता है तो कांग्रेस ऊपर काम करती होती है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पीछे नहीं है, चूंकि जनता जनार्दन बहुत होशियार होती है और सबको एक मौका मिलता है काम करने का। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया और आपको बता दूं इतने अच्छे अच्छे तरक्की और इतने इतने अच्छे अच्छे विकास हुए हैं। जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस की बनाई हुई थी। भाजपा भी कर रही है, उनको जनता अवसर दी है और अपना काम कर रहे हैं वो, और करना भी चाहिए। सबको एक अवसर मिलता है काम करने का। आज उनको जनता ने अवसर दी है, आज 10 वर्ष वो भी काम करेंगे जनता के हित में, अच्छा काम करेंगे तो टिकेंगे। और कांग्रेस भी काम कर रही है, अपने अपने फील्ड में सब काम कर रहे हैं। अच्छा, आप केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल अपने जगह पे वो ठीक है। वो देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते चूँकि वो स्थानीय निवासी यहीं के हैं, इसी ज़िले की हैं और इसी सूरजपुर प्रेमनगर विधानसभा की हैं, इसलिए उनका भी एक दायित्व बनता है कि सूरजपुर नगर के लिए, सूरजपुर ज़िले की जनता के आम विकास के लिए काम करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ काम कर रही हैं, क्योंकि अभी तक धरातल पे उनके ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और न ही कोई काम दिख रहा है उनकी ओर से। तो वो छत्तीसगढ़ में लगता है काम नहीं करना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में काम नहीं करना चाह रही हैं। अभी तक उनका कोई काम नहीं दिखा है। हाँ, भविष्य में अगर दिखेगा तो बताएंगे कि हाँ इन्होंने ये काम किया है, हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, अब मैं बात करूँगा जिले में तमाम तरह की गतिविधियाँ जो अवैध कारोबार चल रही है जी, चाहे कोयला तस्करी की बात करें जी, चाहे कबाड़ गिरोह धंधा बात जिला मुख्यालय में ही जी, तमाम तरह नशेली की बात करें, जी,
खुलेआम जो है मैं देखता हूँ कि वो नशीली जो पदार्थ हैं, मेडिसिन है, जी। वो युवा वर्ग काफ़ी सेवन कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं कहना चाहिए। और बहुत काफ़ी लोगों को, काफ़ी बोलूँगा बड़ी संख्या में जी जी लोगों को HIV पीड़ित युवाओं को जी जी बिल्कुल जो नशीली इंजेक्शन दवाई कर रहे हैं, जी। क्योंकि मानते हैं कि यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है उस पर काबू नहीं कर पा रही है। जी 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 आपको बता दूं, मेरी राजनीति जब से शुरू हुई है और मैं 2009 से पार्षद बना हूं, मैं हरदम लिखा पढ़ी ये किया हूं कि मेरे वार्ड में भी इस तरह की गतिविधियां जो चल रही हैं, मैंने कई बार पकड़वाया भी और जेल भी गए वो। आज की स्थिति बता दूं तो वास्तव में बहुत बड़े स्तर पे फल फूल रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, लेकिन इनकी भी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, चूँकि इनका 10-15 वर्षों से काम चल रहा है। अब वो 10-15 वर्षों की जड़ को तोड़ने में, काटने में थोड़ी वक्त ज़रूर लग रही है। सरकार अच्छी काम कर रही है, सरकार का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के अवैध काम नहीं होने चाहिए, कोयला तस्करी को रोका जाए और अवैध कामों को रोका जाए। यहाँ के पुलिस भी काम कर रही है, बराबर काम कर रही है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि उससे ये बच रहे हैं। आए दिन देखा जाता है, मीडिया के सुर्खियों में बना जाता है कि हमारी पहुंच कहते हैं आला अधिकारियों तक है, पुलिस कुछ अधिकारियों तक है। मानते हैं आपकी कि पुलिस की मिली भगत से काम करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अगर पुलिस या प्रशासन चाहे कि ये काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता वो। देखिए, मगर कहीं ना कहीं पर उनकी सह होती है जो अवैध कारोबार चलता है, खुलता है। सीपी भाई कहते हैं कि हम करने नहीं देंगे। सीपी भाई, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और मैं थोड़ी सी सहमति भी जाहिर करूँगा कि मैं आज के 2 साल पहले एक व्यक्ति के खिलाफ यही शिकायत किया था और रंगे हाथ वो जो सिरप उरप दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, उसमें मैं उसको पकड़वाया था। पुलिस थाने ले गई, थाने ले जा करके और पुलिस ये भी बता दी कि आपका पार्षद ही पकड़वाया है, और 15-20 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को छोड़ दी। और वो व्यक्ति आज तक मेरे से दुश्मनी रखता है। कब की बात है ये आज से 2 साल पहले की बात है। तो इस बात से मुझे लगा, फिर मैं डर गया कि मुझे अब शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि जनता मुझे चुनकर भेजी है, प्रतिनिधित्व मैं वार्ड का करता हूँ, नगर का करता हूँ, तो मेरा दायित्व, अगर कोई अवैध काम हो रहे हैं तो मैं तत्काल लिखता हूँ और मैं फ़ोन भी करता हूँ, मैं पकड़वाता भी हूँ। और आपको बता दूँ, अभी गर्मी में मैं 4 लड़कों का कमांडो तैयार करवाया। अच्छा। और वो कमांडो ये तैयार करवाया कि अवैध काम जितने ये इंजेक्शन वाले आते हैं, दवाई ववाई लेने आते हैं इस पॉइंट पे, अनजान कोई व्यक्ति दिखे, अभी कोरोना भी है, उनको अपने हिसाब से आप लोग निपटो उनसे। तो ये चारों हमारे कमांडो जो है, कहीं ना कहीं उनको कानून हाथ में लेने बोल रहे हैं आप? नहीं, कानून हाथ में लेने के नहीं, इनको पकड़ो और रस्सी में बांध करके थाने में ले चलो। और मैंने ऐसा भी करवाया, जब 3-4 लोगों को पकड़ करके उनको थाने में ले गया, थाने वाले बोले भैया ये नशेड़ी लोगों को हम लोग क्या करेंगे, फिर वो छोड़ दिए। मनोबल हमारी भी टूटी उस समय। हमारे 4-5 लड़के का काम था पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ते थे और थाने में ले जाते थे। सरकार आपकी है, यहाँ के जो पुलिस कप्तान है वो आपके जी माना जाएगा, कहना चाहिए। यहाँ के डीएम सब आपके हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा मानते हैं कि वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तभी तो छोड़? नहीं, बात सुनते हैं। अगर हम उनके तक बात को अपनी पहुँचाएँ और कोई सम्यक बातें हैं, अच्छी बातें हैं और अच्छी शिकायतें हैं, तो निश्चित रूप से उस पर वो विचार करेंगे, मनन करेंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऐसे मेरा मानना है। ये थे केबीना साहू जी, हम इनसे बात किए और ये काफ़ी उचित व्यक्तित्व माने जाते हैं और ये विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और जो लोक कला हैं उनके भी अध्यक्ष हैं ये, और पूर्व कहना चाहिए वो नगर पालिका जो नेता प्रतिपक्ष थे और अभी पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 7 के। तो आप बने लोकेश.com के साथ। खबर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आस पास से कुछ खबरें हो तो बताइए। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.